हेलो स्टूडेंट, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अर्थात पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने EA इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का इस वीडियो लेक्चर का जो पॉइंट होगा वो है नंबर 6, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसको शॉर्ट में EN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दें, आज का जो हमारा पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो ध्यान दें, हमने इससे लास्ट वीडियो में पढ़ा था EA इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दें, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से बॉन्ड के? कोविलेंटली बॉन्डेड। तो ध्यान देंगे कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ इज नॉन एज। तो ध्यान दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड से जो बॉन्डेड एटम होते हैं वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसे ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे मैं एक्सप्लेन करूं, A और B ये कोई मॉलिक्यूल है और इसके बीच में यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो इनमें से कोई भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो एक पर पार्शियली पॉजिटिव और एक पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और ये जो टेंडेंसी है अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब अगर यही चीज़ हम बात करें इन आयनिक बॉन्ड या फिर पोलर कोविलेंट बॉन्ड, तो अगर आयनिक बॉन्ड या पोलर कोविलेंट बॉन्ड की हम बात करें तो आयनिक बॉन्ड और पोलर कोविलेंट बॉन्ड के अंदर ये डिसोसिएशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे लिखा मैंने AB, तो इन आयनिक बॉन्ड और पोलर कोविलेंट बॉन्ड ऑफ AB, ये एग्जांपल लिया है। तो ये AB आपका आयनिक या पोलर कोविलेंट बॉन्ड है। तो इसमें डिसोसिएशन कैसे होगा? जैसे मैंने लिखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन B, मैंने लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A लेस देन B, अर्थात A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज़्यादा है और यहाँ पर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा है। हमें पता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो आप देखो यहाँ पर EN किसकी मोर है? A की। तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? A की ओर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे तो A पर तो लगेगा माइनस और B पे लगेगा प्लस। अब आप देखो नीचे B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से मोर है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो A की ओर नहीं, किधर की तरफ शिफ्ट होंगे? B की ओर शिफ्ट होंगे। अगर B की ओर शिफ्ट होंगे तो A पर लगेगा प्लस और B पर लगेगा माइनस। तो ध्यान दें, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करके नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। तो ध्यान दें, मोर EN वाला क्या कंक्लूजन है कि जो आपका मोर EN वाला है वो तो किसका फॉर्मेशन करेगा? एनायन का। और आपका जो लेस EN वाला है वो किसका फॉर्मेशन करेगा? कैटायन का। तो मोर EN वाले से एनायन का फॉर्मेशन होगा और लेस EN वाले से एन का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा, हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब यहाँ से हम एक नोट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इससे पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में डिस्कस किया। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, और EN भी क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो EA एंड EN बोथ हैव टेंडेंसी टू attract electron
अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, बट ध्यान दें ई और ई दोनों के अंदर ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, फिर भी दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो अभी हमने कहा था कि ई जो है वो हमेशा बॉन्डेड एटम में होती है, जबकि ये जो होती है वो नॉन बॉन्डेड सिस्टम में होती है। तो हम लिखेंगे कि ई इज फॉर आइसोलेटेड एटम, अर्थात ये हमेशा आइसोलेटेड एटम के साथ होती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फॉर बॉन्डेड एटम। तो कहने का मतलब है बॉन्डेड एटम से मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से मॉलिक्यूल हो गया। तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमेशा मॉलिक्यूल में होगी, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम तभी कंसिडर कर सकते हैं जब आपके एटम बॉन्डेड फॉर्म में हो, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम आइसोलेटेड एटम अर्थात सिंगल फॉर्म में मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों में ये मेन डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आइसोलेटेड एटम में होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बॉन्डेड एटम में अप्लाई होती है। नंबर 2, हमने कहा कि ई आईपी इनकी सबकी यूनिट होती है और इन सबकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। पर ध्यान रखना ई की नो यूनिट, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ध्यान दें नो यूनिट ऑफ ई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होगी। अब आता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में अगर हम बात करें तो ई आईपी सब आइसोलेटेड एटम में होती है, तो वहाँ पर या तो एनर्जी लिबरेट होगी या एनर्जी रिलीज होगी। बट हमें पता है कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड सिस्टम में है, तो यहाँ पर नाइदर एनर्जी ना तो मतलब एनर्जी रिलीज होगी और नई एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। तो हम क्या लिखेंगे नंबर 3 पॉइंट, नो एनर्जी विल बी लिबरेट और रिक्वायर्ड because it is property of bonded atom। तो ध्यान रखना यहाँ पर नाइदर मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे न तो एनर्जी लिबरेट होगी और नई एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बॉन्डेड एटम का पार्ट है। अब आप देखिएगा मैं यहाँ से कुछ एलिमेंट है उनकी ई लिखूँगा, वो आपको लर्न होनी चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। पैरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ई किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। तो ध्यान दें पैरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम ई फ्लोरीन की होती है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 4। अब इनको लर्न करना बहुत सिंपल है। ये 4 है तो ये हो जाएगी 3.5, ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 2.5, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 1.5 और ये हो जाएगा 1। ऐसे अगर हम बात करें क्लोरीन तो क्लोरीन की होती है 3। ऐसे हम बात करें सल्फर तो सल्फर की होती है 2.5। तो ध्यान दें पैरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम जो ई होती है वो फ्लोरीन की होती है। अब आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ई पढ़ेंगे। तो देखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ई को इफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो उनमें से सबसे फर्स्ट होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अर्थात जेड इफेक्ट। और हमें पता है कि जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, और अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टेंडेंसी जो है
वो इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट में हम बात करेंगे आपके एटॉमिक साइज। हमें पता है कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि साइज इंक्रीज होने से अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि एटॉमिक साइज इंक्रीज, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। और अगर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम नेक्स्ट फैक्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नंबर सी। नंबर सी में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया तो बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे मोर होगी। तो ध्यान दें, यहाँ पर पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे मोर होगी। ऐसे ही मैं एग्जांपल ले लूँ Mn+2, Mn+4 और Mn+7। तो देखो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7, इस पर +4, इस पर +2। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लूँ मैं Fe+2, Fe+3। तो बताओ ऑर्डर यही होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। और ऑक्सीडेशन में भी ध्यान दें, ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, नॉट नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाले के पास पहले से ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यह है तो इसके पास पहले से ही ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिस पर पॉजिटिव चार्ज, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बात करेंगे नंबर डी। नंबर डी में आपका आता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटम। आपका जो भी एटम है उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो ध्यान दें, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड एटम। आपका जो भी हाइब्रिड एटम है उस हाइब्रिड एटम पर परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब ये परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन हम एक टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। उस हाइड्रोकार्बन में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताऊँगा। अभी तो मैं केवल पॉइंट ध्यान रखना है हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे मैंने 3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp2 और sp3। इन पर परसेंटेज एस कैरेक्टर हमें फाइंड करना है। तो देखिएगा यहाँ पर s और p कितने हैं, 2। तो यहाँ पर ओनली 2 ऑर्बिटल है। अब अगर हम 100 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। अब आप देखो यहाँ पर s 1 है, p 2 है, तो टोटल कितने हो गए, 3। अगर हम 100 में 3 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम 100 में 3 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम 100 में 2 का डिवाइड करेंगे। अब देखो अगर हम यहाँ पर 100 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 के अप्रोक्सीमेट। क्यों, क्योंकि इसमें s केवल एक ही है, इसमें भी s एक ही है। अब आप देखो यहाँ पर भी s एक ही है। अब बताओ यहाँ पर 100 में कितने का डिवाइड करेंगे, 314 का। बताओ 100 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 25। अब आप देखो जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर मोर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उतनी मोर होगी। तो बताओ किसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, sp में। तो इसका मतलब sp के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर मोर है, तो इसका En भी मोर होगा और sp3 का En लेस होगा। अगर मैं इनकी वैल्यू की बात करूं तो sp वाले का होता है 3.25, sp2 वाले का होता है 2.75
और sp3 वाले का होता है 2.50। तो ध्यान दें, हाइब्रिडाइजेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर ऑक्सीडेशन में बात करें तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें मैं एक कंक्लूजन और बता दूं, अगर हम En की बात करें तो En सबसे पहले होगा पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज के बाद में होगा न्यूट्रल का, और न्यूट्रल के बाद में होगा नेगेटिव चार्ज का, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होती है, लेस होती है। अब इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम पेरियोडिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, एक नोट है यहाँ पर, पहले हमने इससे पहले EA और IP जब पढ़ा तो IP और EA में हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं वो उनको इफेक्टेड करते हैं। फुल फील्ड और हाफ फील्ड में IP अर्थात वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए उनका IP मोर होता है। और EA के अंदर हमने लास्ट टाइम पढ़ा तो फुल फील्ड और हाफ फील्ड वालों में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी लेस होती है, इसलिए उनका EA कम होता है। बट En जो है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल से इफेक्टेड नहीं होती। तो नोट यही है हमारा यहाँ पर कि En डज नॉट डिपेंड अपॉन फुल फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑर्बिटल्स। क्यों? बिकॉज इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम, क्योंकि यह बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे पेरियोडिक वेरिएशन इन En। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या पेरियोडिक वेरिएशन है? तो सबसे फर्स्ट इन ग्रुप, और हमें पता है ग्रुप का मतलब क्या हो गया, अप टू डाउन। तो ऑन मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन या बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज बिकॉज साइज इंक्रीज। तो ध्यान रखना, ग्रुप में डाउन अर्थात अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि वहाँ पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर बी, इन पीरियड। पीरियड से मतलब है लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ध्यान रखना, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों? बिकॉज जेड इफेक्ट इंक्रीज, क्योंकि पीरियड में जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है जबकि ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है। इसी के साथ ये इसका पेरियोडिक वेरिएशन भी कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से एक नोट के बारे में डिस्कस करेंगे। नोट यह है कि ग्रुप नंबर 18, आपको पता है ग्रुप नंबर 18 का मतलब क्या हो गया, नोबल गैस। अर्थात ग्रुप नंबर 18 या जो नोबल गैस होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है, अर्थात इनकी नेगेटिविटी नहीं 0 है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये फुलफिल है और इनमें कभी भी मॉलिक्यूल बनाने की टेंडेंसी नहीं होती, इसलिए इनका En का मान क्या होगा, 0 होगा। तो उसका रीज़न बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल, अर्थात ये कभी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये गैसें जो होती है वो ऑलवेज मोनो
एटॉमिक फॉर्म में मिलती है, अर्थात ये कभी भी डाई एटॉमिक फॉर्म में नहीं होती, हमेशा ये सिंगल एटम की फॉर्म में होती है, इसलिए ये बॉन्डेड नहीं होगी। अगर ये बॉन्डेड नहीं होगी तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, 0 होगी। इसी के साथ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पोर्शन कंप्लीट होता है। फैक्टर और उसके डेफिनेशन के बारे में स्टडी किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन, और उसमें हम सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अर्थात एक मेटल के मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगी उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मोर होगा, और जिसकी ईएन लेस होगी उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, मोर होगा। तो फर्स्ट रिलेशनशिप यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। अब हम यहाँ से सबसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। हम किसे कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर? तो हमें पता है कि मेटल्स वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन करे। कहने का मतलब वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन, वो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर हम ऐसा कह दें पॉजिटिव आयन, या वो जो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम मेटल कहते हैं। तो जैसे मैंने लिया M, यहाँ से M प्लस E माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मेटल। हाँ, एक चीज़ हो रहा है कि मेटल को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव कैटायन का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इन्हें हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इन्हें हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दे फॉर्म कैटायन, क्योंकि वो कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान दें, मेटेलिक कैरेक्टर में मेटल्स क्या होते हैं? टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है वो मेटल है, और वो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसलिए उनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम सेकंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने कहा था कि मेटल्स वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, और नॉन मेटल वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो क्या बनेगा? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायन, अर्थात नेगेटिव आयन। तो ध्यान दें, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन या एनायन का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल एक्स कोई एलिमेंट है, ये एक्स माइनस, कब? जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये x माइनस का फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर x क्या है? यहाँ पर x है नॉन मेटल। अब आप देखो, जब हमने मेटल के बारे में डिस्कस किया तो मेटल कैटायन अर्थात पॉजिटिव आयन बनाता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, जबकि आपकी नॉन मेटल नेगेटिव आयन बनाती है। सॉरी, ये
नेगेटिव आयन बनाती है, और नेगेटिव आयन बनाने के कारण इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट नोट क्या बनेगा यहाँ से, तो यहाँ से नोट है कि नॉन मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों? बिकॉज दे फॉर्म एनाइन, क्योंकि ये एनाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपके पास यहाँ से मेटेलिक और नॉन मेटेलिक की डेफिनेशन और उनके बारे में पॉइंट्स के हमने डिस्कस किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के पेरियोडिक वेरिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे पेरियोडिक वेरिएशन। पेरियोडिक वेरिएशन, तो देखिएगा पेरियोडिक वेरिएशन में हम सबसे फर्स्ट इन ए पीरियड, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अब की बार पीरियड का। तो पीरियड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। तो देखिएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा। अगर जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। आप बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो वो क्या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन पर इधर जाने पर जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की नेचर डिक्रीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की नेचर डिक्रीज हो रही है तो इधर जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो देखिएगा, अब हम इसको लिख रहे हैं ऑन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपका मेटेलिक कैरेक्टर, आपके जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा। बेटा ये साइन डिक्रीजिंग का है, डिक्रीज होगा एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज जेड इफेक्ट इंक्रीज। जेड इफेक्ट से मतलब क्या है? कई बच्चों को डाउट है कि सर ये जेड इफेक्ट आप जेडी लिखते हो, उसका सेंस क्या है? तो जब हमने वेरिएशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तब आपको मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को शॉर्ट फॉर्म में जेड इफेक्ट बोलते हैं। और जेड इफेक्ट से मतलब क्या है? जेड इफेक्ट से मतलब है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीज। कहने का मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और आपके न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया। अब बताओ, अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। हैंस टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, इससे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी डिक्रीज हो गई तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी कम है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इन ए पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करते समय ऐसी कंडीशन पर जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, अर्थात अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है। और अट्रैक्शन फोर्स के इंक्रीज होने से, अर्थात हम ऐसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। बेटा ध्यान दे, ये जो एरो है, अगर एरो ऊपर की तरफ है तो इंक्रीजिंग और अगर एरो डाउन साइड की तरफ है तो डिक्रीजिंग है।
अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के वाया एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए मैं थर्ड पीरियड एलिमेंट यूज कर रहा हूँ। थर्ड पीरियड एलिमेंट का मतलब हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब आप देखिएगा, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये तीनों मेटल है, और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये तीनों आपके नॉन मेटल है, और जो सिलिकॉन है वो मेटेलॉइड्स है। तो कहने का मतलब यह है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले मेटेलिक होगा, फिर मेटेलॉइड्स होगा, और लास्ट में आपका नॉन मेटल होगा। अब आप देखिएगा, पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट सबसे इधर राइट मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, इसका जेड इफेक्ट सबसे लेस होगा। अगर इसका जेड इफेक्ट सबसे लेस होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको बोला जाता है हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल या एलिमेंट। जबकि ध्यान दें, आपका क्लोरीन इस साइड है, तो इस साइड आपको पता है इसका जेड इफेक्ट सबसे मोर है, अर्थात इसका जेड इफेक्ट मैक्सिमम है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी लेस है और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाई होती है, इसलिए इसको हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल में आपका सोडियम जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, अर्थात ग्रुप फर्स्ट वाले जो एलिमेंट होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जबकि ग्रुप नंबर 17 वाले जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए देखिएगा। अब जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, अर्थात न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो हमें पता है जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, और अगर जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली बॉन्डेड बाय न्यूक्लियस। ऐसी कंडीशन पर वो न्यूक्लियस से मोर बॉन्डेड होंगे। अगर वो मोर बॉन्डेड होंगे तो उनकी डोनर टेंडेंसी क्या होगी, लेस। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब आप यहाँ से इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम इसके एक कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब क्या कंक्लूजन है पीरियड से। तो कंक्लूजन यह है कि इन ए पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड में आपका ग्रुप फर्स्ट इसको बोला जाएगा एल्कलाइन मेटल। ये एल्कलाइन मेटल है, और एल्कलाइन मेटल जो होती है इनका जेड इफेक्ट सबसे कम है, और जेड इफेक्ट सबसे कम होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी सबसे हाई है, इसलिए इन्हें हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल या एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, ग्रुप फर्स्ट एल्कलाइन मेटल, और एल्कलाइन जो मेटल होती है उनका जेड इफेक्ट मिनिमम है, इसलिए उनको हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स या एलिमेंट अपन बोलते हैं। अब आती है बात ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 में आपका आता है कौन सा, हैलोजन फैमिली, और हैलोजन फैमिली में आएगा फिल कर बाहर आई। तो आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इनका जेड इफेक्ट मैक्सिमम होगा। वैसे तो ग्रुप नंबर 18 का जेड इफेक्ट मैक्सिमम है, बट अगर हम ग्रुप 18 को हटा दें तो ग्रुप 17 का जेड इफेक्ट मैक्सिमम है।
तो इनकी इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी तो लेस होगी और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाई होगी, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसलिए इनको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ग्रुप 17 के एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मेटल है। अब हम बात करेंगे नंबर 2, इन ए ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर क्या वेरिएशन होगा। आपको पता है ग्रुप का मतलब हो गया अप टू डाउन, तो हमें पता है कि अप टू डाउन जाने पर जेड इफेक्ट डिक्रीज होता है, अर्थात एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्ट लेस होगा, अगर जेड इफेक्ट लेस होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी बढ़ेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम बोल दो या अप टू डाउन बोल दो। तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाने पर आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों, बिकॉज एटॉमिक साइज, अर्थात जो एटॉमिक साइज है वो तो इंक्रीज होता है एंड जेड इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ध्यान रखना, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर तो इंक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होता है और आपका जेड इफेक्ट डिक्रीज होता है। तो इसका क्या कंक्लूजन है, तो देखिएगा, मैंने लिखा है अप और इधर लिख रहा हूँ मैं डाउन, अर्थात हम अप टू डाउन जा रहे हैं। अब हम अप टू डाउन जाएंगे तो अप टू डाउन जाने का मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगा और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्ट डिक्रीज होगा। अब आपको पता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज से मतलब क्या है, एटॉमिक साइज से मतलब है कि डिस्टेंस between valency electron and nucleus increase, अर्थात वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। अब बताओ, अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, अर्थात वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लेस है क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस मोर है। अगर उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लेस है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तभी तो हम बोलते हैं कि लेफ्ट टू अप टू डाउन जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अब आप यहां से इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल वाया एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए मैंने मतलब ग्रुप फर्स्ट ले रहा हूं मैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है ग्रुप फर्स्ट और हमें पता है ग्रुप फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन मेटल। ये अल्कलाइन मेटल है क्योंकि अर्थ से ऑब्टेन है और इसमें आपके एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, ली, ना, के, रब, सी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज रीजन, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होगी और इसी के रिजल्टेंट मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो बताओ इसमें मेटेलिक ऑर्डर क्या होगा, इसमें मेटेलिक का ऑर्डर ये होगा। और सीजियम जो है पैरोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रो, तो ध्यान रखना पैरोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है ये इन
पेरियोडिक टेबल। ध्यान दें, कंप्लीट जो आपकी पेरियोडिक टेबल है उस पेरियोडिक टेबल में सीजियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है और इसी वजह से हम सीजियम को सोलर सेल, आपका जो सोलर सेल आता है उस सोलर सेल के फॉर्मेशन में इसको हम यूज करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सोलर सेल में किसको यूज करते हैं, तो सीजियम को हम सोलर सेल में यूज करते हैं। अब आता है SI1 ग्रुप नंबर 14। अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 14, क्योंकि ग्रुप नंबर 14 में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ग्रुप 14 का मतलब हो गया कार्बन फैमिली। अब हम कार्बन फैमिली की बात करेंगे और कार्बन फैमिली को लर्न करने की लॉजिक है का सी जन सन प्रभु, काशी जन सन प्रभु। तो आप देखो ग्रुप नंबर 14 काशी जंक्शन प्रभु में कार्बन तो है नॉन मेटल और कार्बन के बाद में आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो एलिमेंट है मेटेलॉइड और लास्ट के टिन और लेड जो है ये है मेटल। इसका मतलब ग्रुप 14 जो है उसके अंदर वो मतलब सभी टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ आपका ये एप्लीकेशन ऑफ EN का फर्स्ट पॉइंट मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कंप्लीट होता है। इसके अंदर एक पॉइंट और है, वो ध्यान रखें। पॉइंट ये होगा कि आपके ऑल गैसेज एलिमेंट जो होते हैं ऑल गैसेज एलिमेंट जो हैं वो आर नॉन मेटल होते हैं। तो ध्यान रखना जितने भी आपके गैसेज एलिमेंट है वो सभी के सभी नॉन मेटल है। इसी के साथ ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का पोर्शन कंप्लीट होता है। ऑक्साइड ऑफ मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो है नंबर 2, नेचर ऑफ ऑक्साइड, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, अर्थात मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड की नेचर। तो अब आप देखिएगा, सबसे फर्स्ट हम यहाँ से सबसे पहले तो ये कंक्लूजन करेंगे कि जो ऑक्साइड बन रहा है वो एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है। तो सबसे फर्स्ट इसके लिए अगर डेल EN का डिफरेंस ग्रेटर देन 2.3 है, ध्यान दें फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं, आपके जो दो एलिमेंट है मेटल ऑक्साइड अर्थात ये मेटल ये ऑक्साइड, इसका EN A मान लो, इसका EN B मान लो, तो इनका डिफरेंस डेल EN अर्थात XA माइनस XB, इनके बीच में जो डिफरेंस है, तो अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.3 से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 2.3 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑक्साइड ऑफ मेटल, ये मेटल के ऑक्साइड होंगे। और ऑक्साइड ऑफ जो मेटल होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ध्यान रखना मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक इसलिए होते हैं, तो इसका मैं एक सबसे सिंपल और कॉमन एग्जांपल बता दूं, MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मेटल का ऑक्साइड है। अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ से बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हमें पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेस होता है। तो कहने का मतलब यह है कि मेटल के ऑक्साइड जो हैं वाटर के साथ बेस का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको हम बेसिक इन नेचर बोलते हैं। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 में है कि अगर डेल EN की वैल्यू 2.3 से लेस हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऐसी कंडीशन पर नॉन मेटल होगी, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, उनको हम एसिडिक इन नेचर काउंट करते हैं। क्यों? जैसे मैंने लिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड,
अब आप देखो कार्बन क्या है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन लग रहा है तो ऑक्साइड हो गया। अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा H2CO3 बाई कार्बोनिक एसिड, और ये कौन सी नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो हम बोलेंगे कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के साथ एसिड बनाते हैं, इसलिए एसिडिक ही नेचर होते हैं, जबकि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर के साथ बेस बनाते हैं, इसलिए बेस इन नेचर होते हैं। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 में इफ डेलियन इक्वल टू 2.3 हो जाए, अगर डेलियन की वैल्यू 2.3 हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो आपके ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, और आपके जो मतलब जो एम्फोटेरिक मेटल होती है उनके अंदर ऐसा होता है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, मोस्टली ऑक्साइड ऑफ मेटेलॉइड्स, आपके जो मेटेलॉइड्स के ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो ध्यान दें, मेटेलॉइड के जो ऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि वो वाटर में एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा कंक्लूजन है कि हमें नेचर ऑफ ऑक्साइड अर्थात ऑक्साइड की नेचर का पता करने का तरीका, तो अगर हमें ऑक्साइड की नेचर का पता करने का तरीका करना हो तो सबसे पहले हम जो भी आपके एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस करते हैं। अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.3 से मोर है तो इसका मतलब कन्फर्म है वो मेटल का ऑक्साइड होगा। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनके डेलियन का डिफरेंस 2.3 से मोर होता है, इसलिए उनकी नेचर बेसिक है। क्यों? क्योंकि वो वाटर के साथ बेस का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही अगर डेलियन का डिफरेंस 2.3 से कम है तो कन्फर्म है वो ऑक्साइड किसका होगा, नॉन मेटल का, और उसकी नेचर क्या होगी, एसिडिक। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में एसिड बनाते हैं। और तीसरा आपका है थर्ड पॉइंट, अगर डेलियन 2.3 के इक्वल टू है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो ऑक्साइड आपका मेटेलॉइड्स का है जो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके पीरियोडिक वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे पीरियोडिक वेरिएशन इन ऑक्साइड नेचर या नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड की नेचर का क्या पीरियोडिक वेरिएशन है, और उसमें हम सबसे फर्स्ट स्टडी करेंगे इन अ पीरियड, एक पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें पता है पीरियड का मतलब होगा लेफ्ट टू राइट। तो हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो हमें पता है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो एसिडिक कैरेक्टर तो इंक्रीज होगा और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर, अर्थात मैं लिख देता हूँ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। अब आप बताओ, अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक। तो ऐसी कंडीशन पर एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होगा। नंबर 2, अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है। अगर नॉन मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, अब हमें पता है कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान दें, लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इसलिए एसिडिक नेचर तो इंक्रीज होगा और बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। कहने का मतलब ये लेफ्ट और ये राइट। अब हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं
तो जेड इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज, और जेड इफेक्ट इंक्रीज होने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बेसिक ऑक्साइड मतलब बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड तो डिक्रीज होगा और एसिडिक जो नेचर है वो इंक्रीज होगा। तो ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक नेचर तो इंक्रीज होता है और बेसिक नेचर डिक्रीज होता है। उसका रीजन है इनके जेड इफेक्ट और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के वाया एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे पीरियड नंबर थर्ड। पीरियड नंबर थर्ड से मतलब है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। सोडियम जो है उससे बनेगा Na2, मैग्नीशियम से बनेगा MgO, एल्यूमिनियम से बनेगा Al2O3, सिलिकॉन से बनेगा SiO2, फास्फोरस से बनेगा P2O5, सल्फर से बनेगा आपका SO3 और इससे बनेगा Cl2O7। ये सब वैलेंसी सेल के अकॉर्डिंग है। आप देखिएगा इसके वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 है, तो ये 3 to 6 इस तरह से बनाया मैंने। अब आप देखो, अब इनके हम नेचर की बात करते हैं। तो सोडियम मैग्नीशियम मेटल है, हालांकि एल्यूमिनियम भी मेटल है, सिलिकॉन मेटेलॉइड है और ये रिमेनिंग आपके नॉन मेटल है। बट सोडियम और मैग्नीशियम के अंदर हम बात करें तो ये इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं, और अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ, इनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। एम्फोटेरिक उनको बोलते हैं जो बिहेव लाइक एज एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। और इसमें से भी Na जो है ये आपका स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, ये आपका स्ट्रॉन्गली बेसिक है, ये सिंपल आपका बेस है, ये एम्फोटेरिक है, ये आपका विकर एसिड है, विकर एसिडिक है, ये आपका सिंपल एसिडिक है और ये आपके स्ट्रोंगर एसिडिक है। तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक नहीं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इधर जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी के साथ ये पीरियड के बारे में बात कंप्लीट होती है। आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम ग्रुप के अंदर वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 2 इन अ ग्रुप। अब हम ग्रुप के अंदर पेरियोडिक वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और ग्रुप का मतलब है अप टू डाउन। तो क्या बोलेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम बोल सकते हो या फिर अप टू डाउन यूज कर सकते हो। तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हम टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो ऐसी कंडीशन पर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ध्यान दे, ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्ट डिक्रीज होता है और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी इंक्रीज होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अब हमें पता है कि अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक। तो बेसिक ऑक्साइड जो हैं वो तो इंक्रीज होंगे, और एसिडिक जो ऑक्साइड हैं वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। कहने का मतलब है अप टू डाउन। अगर हम अप टू डाउन जा रहे हैं तो अप टू डाउन जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर
इंक्रीज होगा, और अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बेसिक इन नेचर जो ऑक्साइड का है वो भी इंक्रीज होगा। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने लिया है ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 का मतलब है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो ध्यान दें, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट हैं। और ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट है इनके जो ऑक्साइड है, तो इससे क्या ऑक्साइड बनेगा, तो इससे बनेगा B2O3, क्योंकि इनके वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इससे बनेगा Al2O3, इससे बनेगा GaO2-3 और इससे बनेगा InO2-3। अब आप देखिएगा इनका नेचर, तो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो आप देखिएगा गैलियम और इंडियम और एल्यूमिनियम और बोरॉन में, तो बोरॉन के जो ऑक्साइड होते हैं वो तो क्या होते हैं, एसिडिक, क्योंकि नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम का भी हमने जस्ट इससे पहले डिस्कस किया था, एम्फोटेरिक होता है। गैलियम आपका क्या है, मेटेलॉइड है। अगर ये मेटेलॉइड है तो कन्फर्म है इसका भी क्या होगा, एम्फोटेरिक। और जो इंडियम है, इंडियम जो है उसका जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो ध्यान दें, बोरोन का एसिडिक, एल्यूमिनियम गैलियम का एम्फोटेरिक और इंडियम का क्या होगा, बेसिक। इसी के साथ ये वेरिएशन इन ग्रुप की बात कंप्लीट होती है। आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम यहाँ पर 2 टाइप के ऑक्साइड के बारे में और डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमने एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड के बारे में स्टडी किया है। अब हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड के बारे में डिस्कस किया, अर्थात अगर हम बात करें ऑक्साइड का टाइप, तो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्साइड आपके 4 टाइप के ऑक्साइड हैं। एक होंगे एसिडिक ऑक्साइड, एक होंगे आपके बेसिक ऑक्साइड, एक होंगे आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एक होंगे आपके 4th नंबर न्यूट्रल ऑक्साइड। तो अभी हमने 2 टाइप के ऑक्साइड के बारे में डिस्कस किया है। एसिडिक ऑक्साइड बोले तो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे और बेसिक ऑक्साइड बोले तो मेटल के ऑक्साइड होंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जनरली मेटेलॉइड्स के होते हैं, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं जनरली मेटेलॉइड। जनरली आपके जो मेटेलॉइड्स हैं उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। तो अब हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड उनको बोला जाता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, अर्थात दे रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करें उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो आपको लर्न करने हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल आपको लर्न होने चाहिए। पहला है बेरिलियम, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 3 में है एल्यूमिना, उसके बाद में है जिंक ऑक्साइड, उसके बाद टिन ऑक्साइड, SnO2, PbO और PbO2। ये सभी आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 4। नंबर 4 में कौन सा आएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो इनके नेम से ही क्लियर है, न्यूट्रल, अर्थात जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करते, उनके साथ कोई सी भी नेचर एक्सप्लेन नहीं करते। तो दे डू नॉट शो एसिडिक एंड बेसिक
नेचर। जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर को शो नहीं करते उन्हें हम न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल भी आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में मोस्टली एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स में आएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और H2O वाटर। ये वो एग्जाम्पल हैं जो आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स में आते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह प्रॉपर्टी शो नहीं करते। इसी के साथ आपका ये नेचर ऑफ ऑक्साइड का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।